जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये यूपी स्पेशल की क्लास है और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये क्लास आपको पर डे आपको प्रोवाइड की जा रही है यूपी स्पेशल के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। क्लास अच्छी लगने पर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को पूरा देखिएगा। सबसे पहले गणेश जी और इसके बाद चलते हैं क्लास के ऊपर। क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत है? तो क्या 7.33% है, क्या 8.99% होगा, 9.02% होगा या 10.04% होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.33% राइट आंसर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था प्रश्न। इस क्वेश्चन के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, बात की जाती है कि अगर भारत के क्षेत्रफल आपसे पूछे जाएगा तो भारत का क्षेत्रफल बता दीजिएगा 32,87,263 इसका वर्ग किलोमीटर भारत का कुल मिला के क्षेत्रफल। बात की जाए कि जो उत्तर प्रदेश है ये अपनी सीमा साझा करता है 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्यों और 1 देश के साथ सीमा साझा करता है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, देश की बात की जाए तो नेपाल के साथ ये सीमा साझा करता है और कुल 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है जो निम्न है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 हिमालय की चोटियों की बात कर रहा है, सूची 2 में राज्यों की बात की जा रही है। मतलब इस साइड में हिमालय की चोटियाँ दी गई हैं और इस साइड में आपको राज्य दिए गए हैं। किस राज्य में कौन सी हिमालय की चोटी मौजूद है ये आपको बताना है। तो पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है कंचनजंगा। इस साइड में राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, उत्तराखंड। तो बात की जाए सबसे पहले नंगा पर्वत की, तो ये नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हो कि पहले का पहला होगा, तो इसमें आप देख सकते हो ये वाले जो दोनों हैं ये गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग 2 और 3 से हो रही है और हमको चाहिए पहले का पहला। फिर बात की जा रही है नंदा देवी की, तो जो नंदा देवी पर्वत है ये पड़ती है उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर पड़ती है? उत्तराखंड में। और कंचनजंगा पड़ती है सिक्किम में। तो इसका मतलब होगा कि दूसरे का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का तीसरा ये वाला और तीसरे का हो जाएगा दूसरा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्या 5 है, 7 है, 9 है या 11 है? ये आपसे पूछा गया प्रश्न, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 कुल मिलाकर के सस्य जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो बात की जाए जैसे कि पहला है तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है मध्य मैदान, पांचवा है बुंदेल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, छठा है उत्तरी पूर्वी मैदान, सातवां है पूर्वी मैदान, आठवां है विंध्य क्षेत्र और नौवां होगा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 9 सस्य जलवायु क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट या फिर कालेश्वर? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालेश्वर। जो कालेश्वर है ये वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बात करते हैं किशनपुर की, तो
किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में। करकनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में है और सुरहा ताल जो है वो आपका बलिया में। बात की जाए सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पूर्वी जिले की। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र। ठीक है, आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? क्या बिजनौर होगा, मेरठ होगा, सहारनपुर होगा या जेपी नगर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। और बात की जाए 28 जिलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, कुछ प्रमुख जनपद की बात की जाए तो वाराणसी, प्रयागराज है, कानपुर है, उन्नाव है और बलिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? क्या लखनऊ में है, मेरठ में है, गोरखपुर में है या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। ठीक है, साइंस सिटी आप लोग बताइए कमेंट करके कि साइंस सिटी कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो आप सभी को आंसर देना है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगर बात करें तो चावल का कटोरा भारत में किस राज्य को कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? मतलब सबसे बड़ी नहर पूछी जा रही है उत्तर प्रदेश की, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंचाई सबसे ज़्यादा करती है। तो क्या अपर गंगा नहर है, लोअर गंगा नहर है, शारदा नहर है या रामगंगा नहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो सबसे लंबी नहर है। इसकी शुरुआत जो थी 1920 से की गई थी। 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई और 1928 तक आते आते इसको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। बात करें कि ये कुल उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि की सिंचाई इसके द्वारा की जाती है, तो लगभग 8 लाख हेक्टेयर, 8 लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई ये नहर अकेले ही करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नहर शारदा नहर उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित? क्या नजीबाबाद है, खुर्जा होगा, निजामाबाद होगा या कासगंज होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजामाबाद। ठीक है, निजामाबाद में ये पड़ता है और 2015 को इसको ये टैग दिया गया। बात करें पहले जीआई टैग की, तो पहला जीआई टैग जो है वो किसको दिया गया था? तो आप सभी बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ये कथन और निष्कर्ष के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कथन दिया गया है उसके हिसाब से क्या रीज़न, ये असर्शन है और ये आपका रीज़न है। तो असर्शन के हिसाब से रीज़न सही कह रहा है या गलत कह रहा है, पहले आपको ये पता करना है और फिर दोनों को मैच करना है, क्या दोनों बातें एक दूसरे से मैच करती हैं कि नहीं। कन्नौज इत्र का शहर है तो ये बिल्कुल सही है, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। कारण की बात करें, रीज़न जो है वो क्या है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, इसी वजह से कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। कन्नौज में सभी लोग इत्र का व्यापार नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तंबाकू की भी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, तंबाकू भी वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए कन्नौज में केवल इत्र का ही कारोबार नहीं होता है, बाकी और भी कारोबार किए जाते हैं। तो कारण बिल्कुल भी मैच नहीं करता हुआ है और ना ही कारण बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऐसा होगा जिसमें कथन ए सही हो और कारण गलत होगा। तो ए वाले में देखिए क्या लिखा है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आर बिल्कुल गलत है, इसको हम तो काटना है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हमको रीज़न जो है वो गलत देखना है, किस में लिखा है। ए सही है किंतु आर गलत है, यही वाला हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? आपको बताना है सुहाग नगरी किस जिले को कहा जाता है। क्या इटावा को कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है, आगरा को कहा जाता है या फिरोजाबाद को कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उद्योग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा वर्षों से ये काम चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कांच की चूड़ियों का है, इसलिए सुहाग नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, अलीगढ़ में है, गोरखपुर में है, मुरादाबाद में है या सहारनपुर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में कि सहारनपुर को पेपर के लिए जाना जाता है, पेपर टेक्नोलॉजी वहाँ पर स्थित है और नींबू के उत्पादन में बहुत ज़्यादा आगे है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, सीमेंट कारखाना बरेली में है, उर्वरक कारखाना आमला में है। अब ये आमला कहाँ है? ये आमला बरेली में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपको ढूंढना है, मतलब गलत वाला ढूंढना है, कौन सा गलत है। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में बिल्कुल ठीक है, मॉडर्न बेकरीज जो है वो कानपुर में है, ठीक है, उर्वरक कारखाना आमला बरेली में है, लेकिन सीमेंट कारखाना वो बरेली में नहीं है। सीमेंट कारखाना जो है वो आपका पड़ता है चुर्क डल्ला में, चुर्क व डल्ला में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लिखा है, फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन चुका है या बन गया है? हाथ छपाई, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन या चित्रकला? क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है और ये एक पर्याय बन चुका है। पर्यायवाची आपने देखा होगा, फर्रुखाबाद जो है वो किस कला के रूप से जानी जाती है? ये हाथ की छपाई के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाया जाता है विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपयुक्त सभी में? किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली क्षेत्र में, और ये सोन नदी के किनारे है। सिंगरौली जो क्षेत्र है ये आपका किस जनपद में पड़ता है? तो ये सोनभद्र जनपद पे पड़ता है, सोनभद्र में ये पड़ता है। सोनभद्र जो है वो सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, ये भी आपको याद रख। और ये उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे भारत में वो 9वां सबसे बड़ा राज्य है कोयले के भंडार में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर में, इटावा में या लखनऊ में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर में। ये मत समझ लेना कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा है तो इसलिए आगरा हो जाएगा। ताजमहल जो वो आगरा में है, लेकिन ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो 3500 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। जो गौतम बुद्ध नगर है इसकी तहसील अगर पूछी जाए तो जेवर है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की तहसील क्या है? जेवर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित? 6, 7, 8 या 9? कितने महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? भारत में कुल 16 थे और उत्तर प्रदेश में इसमें कितने होंगे? तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे और ये कौन कौन से महाजनपद हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, काशी, दूसरा है वत्स, तीसरा है कौशल, चौथा है मल्ल, पांचवा है चेदी, छठा है कुरु, सातवां है सूरसेन, आठवां है पांचाल। ठीक है, तो ये कुल 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में अवस्थित। काशी की बात करें, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बात करें वत्स की तो ये प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। बात करें कौशल की तो ये फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र आता है इसमें। मल्ल की बात की जाए तो देवरिया के आसपास का क्षेत्र आता है। बात करें चेदी की तो ये बुंदेलखंड के आसपास का इलाका आता है इसमें। कुरु की बात की जाए तो ये कुरु मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आता है। सूरसेन की बात करें तो मथुरा के आसपास का इलाका इसमें आता है। और पांचाल की बात करें तो पांचाल में आपके 3 जनपद आते हैं, तो तीनों जनपद को याद रखिएगा, एक बरेली है, एक बदायूं है
और एक फर्रुखाबाद है। ठीक है, तो कुल महाजनपद की संख्या अगर पूछी जाए उत्तर प्रदेश में तो कितने थे? 8 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कुरु, सूरसेन, पांचाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रानी अहिल्याबाई, हरीशचंद्र, रानोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न। काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको बनवाया गया था वाराणसी में, तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। ये गंगा नदी पर स्थित है वाराणसी, ये तो आपको पता ही होगा। बात करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, तो ये 1780 ईस्वी में इंदौर की रानी थी, रानी अहिल्याबाई होलकर। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी थे, मदन मोहन मालवीय थे या भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया ये भी प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदुस्तान दैनिक समाचार के संपादक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। इनके जन्म की बात करें तो 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लोकगीत दिए हैं, सूची 2 में गायन का अवसर दिया गया है। मतलब लोकगीत कौन से अवसर पर गाए जाते हैं ये आपको मैच करना है। एक साइड में चैती, कजरी, रशिया, सोहर दिया गया है, दूसरी साइड संस्कार गीत है, ब्रज का लोकगीत है, विवाह और मौसमी गीत है और मौसमी गीत है। तो जो चैती है ये कब गाया जाता है? तो ये मौसमी गीत है, ये मौसम के हिसाब से गाया जाता है। बात करें कजरी गीत की, तो ये कजरी गीत जो है विवाह व मौसम के वक्त गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। रशिया की बात करें तो जो रशिया है इसको ब्रज का लोकगीत कहा जाता है, और सोहर की बात करें तो ये संस्कार गीत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखना पड़ेगा इसमें नीचे, पहले वाले का आंसर क्या होगा? ये मौसमी गीत है, कजरी जो है विवाह और मौसमी गीत है, रशिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है, सोहर जो है वो संस्कार गीत है। मतलब पहले का हो जाएगा चौथा, तो पहले का चौथा केवल इसमें दिख रहा है, यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? क्या देवी पाटन है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है या सारनाथ है? राइट आंसर इसका है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जैन और बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न हमारे सामने है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या ये पारंपरिक भोजन मेला है या पशुधन मेला है, सांड लड़ाई है या इनमें से कोई नहीं है? तो बटेश्वर मेला ये जो है वो पशुधन मेला कहा जाता है इसको, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। ये आगरा के आसपास का इलाके के अंतर्गत आता है, ये लगभग आगरा से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान और बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि गोदान किसके द्वारा रचित है, या गोदान के रचयिता कौन है? क्या कालिदास हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, महादेवी वर्मा है या किशन लाल शर्मा है? राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद गोदान के रचयिता हैं, ये इनकी रचना है। बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं एक बार कि प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, संग्राम है, करबला है, प्रेम की बेदी है, गबन है, इसी तरीके से कायाकल्प है, निर्मला है, सेवा सदन है, और एक और इनकी रचना है मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण रह गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी जिस वजह से मंगलसूत्र की रचना को ये पूरा नहीं कर सके। इन रचनाओं को आप याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है साहित्य में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? बिहार या मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश?
थारू जनजाति के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में 4 या 5 जिले थे और उत्तराखंड के भी 2 जिलों में ये थारू जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होगा जो आपका वाराणसी में है? क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा प्रयागराज वाला? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय होगा मेरठ में? या लखनऊ विश्वविद्यालय होगा लखनऊ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसका निर्माण 1887 ईस्वी में हुआ था। 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहराइच में है, रांची में है, झांसी में है या पटना में है? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चारे के पास जाते हैं इसलिए आपको खांसी आती है। आप खांसी आती है इसीलिए आप याद रख लीजिए झांसी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इधर साइड में आपको संग्रहालय दिए गए हैं और इस साइड में आपको स्थान दिए गए हैं। पहला है क्राफ्ट संग्रहालय, क्या लखनऊ में है? ग्लास संग्रहालय वाराणसी में है? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है? या फिर डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में? क्या इसमें गलत लिखा हुआ है ये आपको ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लास संग्रहालय वाराणसी में नहीं है। ये वाराणसी में नहीं है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, ग्लास संग्रहालय उदयपुर में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्लास आपको कैसी लग रही है? क्लास अगर समझ में क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खरे या नफीसुल हसन? क्या आंसर होंगे? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रेजेंट टाइम पे अगर आपसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष पूछे जाएं तो कौन होंगे? तो वो हो जाएंगे सतीश महाना। और विधान परिषद के सभापति भी ध्यान रखिएगा कि कुंवर मानवेंद्र सिंह है। कौन है वर्तमान में विधान परिषद के सभापति? कुंवर मानवेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा और कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, कब किया गया? 1879 में, 1861 में, 1889 में, 1869 में? किस ईयर द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रथम राजभाषा जो थी वो हमारी हिंदी थी और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा। अंतिम प्रश्न हमारी इस क्लास का रहेगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और ये इस तरीके की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, तो क्लास को निरंतर रूप से देखते रहें। बाकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपसे स्वतंत्रता के बाद के पूछे जा रहे हैं मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत होंगे, श्री राम नरेश यादव होंगे, श्री चंद्र भानु गुप्त होंगे या डॉक्टर संपूर्णानंद होंगे? पहले अगर आपसे पूछे जाएं और वो भी पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो आप आंसर देंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे राइट आंसर। यहीं पर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन में दिया गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये द्वितीय थे, सेकंड थे। और अगर आपसे थर्ड पूछे जाएं तो ये वाले जो थे ये हो जाएंगे थर्ड पर, श्री चंद्रभानु गुप्त। चंद्रभानु गुप्त जो थे वो तृतीय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। बात करें वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल प्रेजेंट टाइम पे कौन है, आनंदीबेन पटेल है। ये भी आपको ध्यान रखना। पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछी जाए सुचेता कृपलानी जी हैं। पहली
महिला राज्यपाल पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू जी है। द्वितीय महिला मुख्यमंत्री पूछी जाए मायावती है। सबसे कम उम्र में जो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के वो कौन थे? अखिलेश यादव थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए प्रश्न। इन सभी को आपको एक कॉपी पर नोट करके रखना है और ये बार बार आपको रिवीजन करना है। ये क्वेश्चन भी आपको यूपीएसआई में पूछा गया था, ये वाला प्रश्न, तो इसको भी मैंने इसमें शामिल किया है। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप क्लियर तरीके से कहीं पर नोट करते रहिएगा, बार बार रिवीजन इनका करते रहिएगा। क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग बताएं और अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। अगली क्लास नेक्स्ट डे पर आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।